टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस माह सितंबर माह के पार्ट 3 में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस अंक में जो हमारा लास्ट अंक है, इसमें हम कृषि उत्पादकता और लचीलापन और ऊर्जा सुरक्षा को देखेंगे। और कृषि उत्पादकता और लचीलापन जो बजट में सरकार की प्राथमिकताएं हैं, उसमें प्राथमिकता में सबसे पहले है और ऊर्जा सुरक्षा भी चौथे नंबर पे है। तो इसलिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसीलिए इनको आराम से लास्ट में पढ़ाया है। आइए हम इनको देखते हैं। जहाँ तक कृषि उत्पादकता और लचीलापन की बात है, कृषि भारत में देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा को छोड़ भी दिया जाए, खाद्य सुरक्षा के पहलू को छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 140 करोड़ लोग यानी 16-17% की जनसंख्या को हम पूरे विश्व की खिलाते हैं। उन पहलू को छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि उसमें हम सफिशिएंट हो गए हैं कुछ मामलों को छोड़ के, तब भी बहुत बड़ी जनसंख्या को ये रोज़गार देता है और अच्छा खासा ये हमारे लिए जो है जीडीपी में भी योगदान देता है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। और कृषि के जरिए रोजगार जनरेट करने की, कृषि में जुड़े हुए लोगों की आय बढ़ाने की, भारत में पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के पहलू पर काफ़ी कुछ हो गया है। दलहन तिलहन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में कई सारे प्रावधान हैं। चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, परिचय के रूप में देखें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका के कारण कृषि परिवर्तन वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इस समय कृषि क्षेत्र में देश की लगभग 42.3% जनसंख्या को रोजगार मिला हुआ है। और मौजूदा मूल्य के आधार पे यानी मार्केट मूल्य के आधार पे देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 18.2% है। इन्हीं सारे पहलू और इतने सारे लोगों के इसमें जुड़ाव, खासतौर से ग्रामीण और गरीब लोगों का जुड़ाव होने के कारण केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि को विकसित भारत के रणनीतिक रोड मैप में प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और लचीलापन को सर्वोच्च महत्व या प्राथमिकता 1, जो प्राथमिकता की श्रेणी है उसमें प्राथमिकता 1 है कृषि उत्पादकता और सस्टेनेबल या लचीलापन या रेसाइलेंट। ठीक है, अगर हम देखें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए इस बजट में 1,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें कई सारी योजनाएं हैं और पिछले साल के जो सरकार की पहले रही हैं उसके तहत 2022-23 में यानी पिछले साल में 32 करोड़ 97 लाख टन का जो है रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में मौसम की समस्या के कारण थोड़ा बहुत कम रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि फिर से हम रिकॉर्ड उत्पादन करेंगे। ठीक है, लेकिन कृषि के सामने हमारी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे मौसम में बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, उत्पादकता में गिरावट, बुनियादी ढांचे में काफ़ी कमी जैसी अनेक चुनौतियां उपलब्ध हैं। तो हम वो महत्व और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए बजट में इस तरह के प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें कृषि अनुसंधान, तो बजट में सबसे पहला बल है कृषि अनुसंधान और भावी रूपरेखा का। क्योंकि हमने ये देखा है, हमने महसूस किया है, मतलब सरकार ने ये महसूस किया है कि कृषि क्षेत्र और कृषि शिक्षा में अगर आप जो विभिन्न अध्ययन हुए हैं ये देखें कि अगर उसमें 1 रुपया निवेश करते हैं तो वो 13.5 रुपये के आसपास आता है, 13.85 रिजल्ट देता है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च में जितना इन्वेस्ट करेंगे, आउटपुट के रूप में जीडीपी में, समाज में, अर्थव्यवस्था में वो योगदान दिखाई देता है। ठीक है, और जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है वो 3 आई पे होता है, अर्थात इंटरवेंशन हस्तक्षेप यानी सरकारी प्रयास, इन्वेंशन खोज और इनोवेशन नवाचार। इन्हीं के द्वारा जो है बार बार वैज्ञानिक अनुसंधान अपना महत्व करता है। और हमारा जो कृषि अनुसंधान विस्तार और शिक्षा नेटवर्क है वो विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है, परंतु नई और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और भी प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और मौसम के अनुकूल ढलने वाली किस्मों के विकास पर ध्यान देने के लिए कृषि अनुसंधान तंत्र को व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा है बजट में। खेती और बागवानी फसल के लिए 32 फसलों की 109 किस्में जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास के लिए जो जिम्मेदार है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय का ही विभाग है, उसके लिए 9,941 करोड़ रुपए दिया गया है, जो पिछले साल की अपेक्षा जो है 9,876 करोड़ पिछले दिया गया। यानी देखा जाए तो पिछले 2 सालों में लगभग 19-20 हज़ार करोड़ रुपए दिया गया है। और अध्ययन बताता है कि 1 रुपया देंगे तो 13 रुपये यानी 13.85 है। अब अगर 20,000 करोड़ दिया गया तो सोच लीजिए कि कितना जो है इसका गुना हो जाएगा, यानी 2,80,000 करोड़ का ये आउटपुट दे सकता है अगर हम एग्रीकल्चर रिसर्च में ध्यान देते हैं। ठीक है,
इस अवधि में देखा जाए तो ICAR जो भारत की कृषि रिसर्च की शीर्ष संस्था है, इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने 347 नई किस्में तैयार की है, 44 कृषि फसलों की हाइब्रिड संकर डेवलप की है, बागवानी फसलों की 99 किस्में व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार की है। ये सारी चीज़ें ICAR ने किया है। एक जैसे अब कृषि अनुसंधान हो गया, तो दूसरा बल है प्रकृति को संरक्षित करना, यानी कृषि का जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है उससे बचाना है, तो प्राकृतिक खेती पर बल दिया गया है। दूसरा पोषण पे बल दिया गया है। ये भी इस बजट में हमारे कृषि वाले जो महत्व है, उत्पादकता और सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों पहलुओं में प्रकृति और पोषण पे बल है। तो देखिए, प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल है। सरकार ने देश भर में करीब 1 करोड़ किसानों को आने वाले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। इनके लिए उनके द्वारा उत्पादित जो चीज़ें हों उनकी प्रमाणन करना है, उनकी ब्रांडिंग करना है, ताकि उनके ग्राहकों को बढ़ाया जा सके। साथ ही में जो उसमें विशेष आदान है, खाद है, बीज है, उर्वरक है, ऐसे प्राकृतिक, उनके लिए किसानों को सीधा मुहैया कराने के लिए 10,000 जैविक आदान केंद्र बनाए गए हैं। वित्त मंत्री ने 2019 के अपने बजट भाषण में ही प्राकृतिक खेती को किसानों की आय दुगना करने के एक उपाय के रूप में अपनाया है। तब से प्राकृतिक खेती पर ध्यान दिया जाने लगा है। प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती ऐसी खेती है जो जैविक खेती से जुड़ी होती है, लेकिन वो दोनों में अंतर है। जैविक खेती में जैविक आदान भी डाला जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती जो है वो रिसोर्स रिसाइकलिंग, यानी जो हमारा संसाधन है उसका बार बार उपयोग करना है, और ऑन फार्म रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, यानी फार्म पे जो चीज़ें हमें उपलब्ध हैं उनका बेहतर प्रयोग करके जो है फसलों, पेड़ों, पशुधन और परंपरागत रूप से जो है ये खेती की जाती है। और ऐसे में इसकी कम खर्चीली होती है, क्योंकि रिसोर्स रिसाइकलिंग और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो उससे खर्चा कम हो जाता है। साथ ही साथ ये रोजगार भी देती है और ग्रामीण विकास की भी संभावनाएं बढ़ाने वाली होती है। बजट वर्ष पिछले वाले में 23-24 में प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय मिशन चल रहा है और इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। और ICAR ने देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल प्रभावी रूप से प्राकृतिक कृषि मॉडल और कृषि प्रणालियों के उपयुक्त पैकेज का भी विकास किया है। अब ये प्राकृतिक खेती हो गई। इसके बाद पोषण सुरक्षा पे बल। पोषण सुरक्षा पे बल अगर देखा जाए तो सरकार का बल है, सरकार का ये दिख रहा है कि सब्जी, फल आदि चीज़ें जो है, और झींगा मछली इसमें वो भी शामिल है। तो सब्जी और फल के अगर देखा जाए तो वह खासतौर से शहरों में उनकी मांग बहुत तेज बढ़ रही है। और हम देखा जाए सरकार के प्रयास और लोगों के प्रयास के द्वारा सब्जियों के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। लेकिन जो सब्जियां होती हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो बहुत कम टिकाऊ होती हैं, यानी जल्दी से जल्दी उनका उपयोग करो, और नहीं तो वो उनको संरक्षित रखो ताकि वो साफ़ सुथरी सही ढंग से, यानी बिना सड़ी गले वो आम लोगों तक पहुंच सके। और खपत ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए सरकार ने बल दिया है कि शहरी क्षेत्र के आसपास सब्जियों का क्लस्टर अप्रोच, यानी एक बागानी या क्लस्टर अप्रोच अपनाया जाएगा, जहां से तेज़ी से उन जहाँ पे ज़्यादा खपत हो रही वहाँ पहुँच सके, या अगर नहीं भी पहुँच रहा है तो वहाँ पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा वैल्यू चेन या सप्लाई चेन डेवलप किया जाए जो सब्जियों को संरक्षित रख सके। और साथ ही साथ सब्जियों के लिए देखिए, इसमें देखिए दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा सब्जी हमारा सबसे बड़ा है, और इन्हें सरकार सब्जियों को एकत्र करने, उनके भंडारण, बिक्री और उनके किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों तक करने के लिए स्टार्टअप बनाने का निर्णय दिया है। साथ ही सब्जियों की प्रोसेसिंग करके अचार, मुरब्बे आदि बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करानी होगी, ताकि सब्जियों को बर्बाद होने से बचाया जा सके और उनका मूल्य संवर्धन भी हो सके। ठीक है, ऐसे में सरकार ने सब्जियों को पैदा करने के लिए क्लस्टरों से खुदरा बिक्री केंद्रों तक सब्जियों को पहुँचाने की सप्लाई चेन व्यवस्था सुधारने के कई उपाय किए हैं। साथ ही में सरकार पहले से चल रहा था ऑपरेशन ग्रीन, एक योजना थी जो टमाटर, प्याज और आलू के लिए था। अब इसी को बढ़ा दिया गया, इसमें 22 और फसलें जोड़ी गई हैं, जिसमें से सब्जी, और उसमें 10 जो है फल है, 11 सब्जी है, और झींगा मछली को भी जोड़ा गया है। तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन था, जिसमें टमाटर, आलू, प्याज था, इसमें 22 और चीज़ों को जोड़ा गया है। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन का जो उद्देश्य है ना, वो ये था कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो ऐसे हालात में हम इनके मूल्यों को स्थिर रख सकें। कैसे स्थिर रख सकेंगे? उन्हें हम प्रिजर्व रख सकें या कहीं और पहुंचा सकें, और साथ ही में ऐसी वैल्यू चेन परियोजना हो जिसके जरिए जो है इनका संरक्षण किया जा सके। यानी किसान जो चीज़ उपजाए वो ऐसी जगह उपजाए जहां से वो ज़्यादा उपभोग हो रहा हो, वहाँ पे। दूसरा,
जहाँ से उत्पादन हो रहा है, जहाँ तक उपभोग जा रहा है, वहाँ से सही तरीके से जाने के लिए, यानी सड़े गले न, उसके लिए वैल्यू चेन बनाना है, कोल्ड स्टोरेज और इस तरह की व्यवस्था करनी है। और साथ में प्रोसेसिंग किया जाए कि अगर एक्सेस उत्पादन हो गया तो उन चीज़ों को प्रोसेस करके रखा जा सके जिसका बाद में उपयोग किया जा सके। और ये सारी चीज़ें करके सरकार पोषण पे भी बल देने का काम कर रही है। एक और जो हमारे लिए समस्या है वो दलहन तिलहन की है। वो भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि खाद्यान्न में तो हम संरक्षित हो चुके हैं। खाद्यान्न की स्थिति हमारी, कोई खाद्यान्न में, दूध में, फल और सब्जियां, ये सब बेहतर स्थिति है। अभी दलहन और तिलहन में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसमें भी अगर देखा जाए कि इन दो आवश्यक वस्तुएं जो हैं, इनकी लगातार बढ़ती घरेलू मांग पूरी करने के लिए सरकार को आयात का सहारा लेना पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। इसलिए सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अनेक उपाय शुरू किए हैं और इस बार पेश किए गए बजट में भी इस बात पर जोर दिया है कि कैसे दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ठीक है, अंत में जो अगला है वो है मछली पालन और विदेशी मुद्रा। भारत में मछली पालन को सनराइज सेक्टर या सूर्योदय क्षेत्र माना जाता है। इसमें करीब करीब 3 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे रहा है और इसमें से अधिकांश जो रोजगार मिल रहा है वो बेहद गरीब हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोग हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में 1754 करोड़ टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया और इस तरह यह दुनिया का तीसरा सर्वाधिक मछली उत्पादक करने वाला देश बन गया है। और सरकार इस देश में लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत की मछली उत्पादकता बढ़े। अभी प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो मछली उत्पादकता देखिए 1754 करोड़ टन है और हम तीसरा देश हैं, जबकि अभी हमारी मछली उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर 3 टन है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाए, ताकि जो हम अभी निर्यात कर रहे हैं उस निर्यात को बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपया कर सके और इस पर 55 लाख लोगों को अतिरिक्त आय मिल सके। इसके लिए वर्तमान बजट में मत्स्य पालन विभाग को 2616 करोड़ रुपया दिया गया है, जो पिछले वर्ष 1700 करोड़ से ज़्यादा है। और इसमें से भी बड़ी राशि जो 2616 करोड़ गया है उसमें से 2352 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जा रहा है। अगर हम मछली क्षेत्र के निर्यात को देखें तो उसमें झींगा मछली का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो भी हम निर्यात कर रहे हैं उसका 2/3 जो है झींगा का निर्यात किया जा रहा है। यानी जो अभी हम देखा जाए 60 करोड़ का हम निर्यात कर रहे हैं उसमें से 40 करोड़ के आसपास जो है झींगा का निर्यात कर रहे हैं। और 2022-23 में जो 40 करोड़ का निर्यात है 2011 में 8000 करोड़, यानी पिछले 10 सालों में 5 गुना झींगा का निर्यात बढ़ा है। और इसको लेकर सरकार का बल है कि झींगा निर्यात को भी बढ़ाया जा सके ताकि किसानों को उसकी आय मिल सके और 55 लाख नए लोगों को रोजगार दिया जा सके। चलिए, जो दूसरा हमारा मुद्दा है महत्वपूर्ण है वो ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा की ये परिभाषा ये बताई जाती है कि किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो भी ऊर्जा की मांग है वह सस्ती हो, सुलभ हो, सुनिश्चित हो और पर्यावरण के दृष्टि से भी वह वाइबल हो। ये सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए सरकार ऊर्जा सुरक्षा पर बल देती है। जहाँ तक हमारी ऊर्जा की बातें देखा जाए तो हमारी ऊर्जा में ज़्यादातर जीवाश्म ईंधनों की प्रधानता है। उसको लेकर सरकार नवीकरण ऊर्जा पर बल दे रही है, लेकिन उसको भी लेकर चुनौतियां हैं, क्योंकि नवीकरण ऊर्जा के लिए जो हमें सोलर पैनल चाहिए या जो बैटरीज चाहिए उन सब पे चीन पे निर्भरता, चीन पर हम आयात के लिए निर्भर हैं, जो हमारे पेट्रोलियम आयात से कम चिंताजनक स्थिति नहीं है। इसी को लेकर बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उसका कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा को किफ़ायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसको जब और व्यापक किया जाता है तो कहा जाता है किसी देश की अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की विश्वसनीय, टिकाऊ और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की करने की क्षमता। विश्वसनीय यानी लगातार बना रहे, टिकाऊ यानी सस्टेनेबल हो, यानी ज़्यादातर वो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, और लगातार आपूर्ति हो, तब वो ऊर्जा सुरक्षित देश कहा जाता है। और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं ही ऊर्जा नीति की मुख्य प्रेरक शक्ति है। देश की नई ऊर्जा नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या है? किफ़ायती दर पे बिजली उपलब्ध रहे, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा हो और नियंत्रण हो, अधिक सस्टेनेबिलिटी हो और आर्थिक विकास को भी ये बल दे। ये हमारे ऊर्जा सुरक्षा का
पहलू है। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि अगर आर्थिक विकास की गति और जैसा चल रहा है और 2047 तक हमें अगर विकसित देश बनना है तो हमारी जो 2047 तक हमारी जो ऊर्जा आवश्यकता है वो 2 से ढाई गुना हो सकती है, उसकी संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण इस बार के बारे में कहा गया है। और नीति आयोग ने जो 2047 के लिए ऊर्जा का पर्सपेक्टिव तय किया है, भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047, इसमें कहा है कि सरकार को अगर ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करनी है और नेट जीरो हासिल करना है 2047 तक, तो सालाना 2050 बिलियन डॉलर का जो है निवेश सरकार को करना होगा। यानी 2047 तक हमारी ऊर्जा की मांग 2 से ढाई गुना हो जाएगी और तब तक हर साल लगभग 250 बिलियन डॉलर का अमेरिकी डॉलर या डॉलर का निवेश भी हमारे ऊर्जा सुरक्षा तंत्र और बिल्कुल नेट जीरो मार्ग यानी नवीकरण ऊर्जा और इन सारी पहलुओं में करना होगा। इसकी परिणति, इसकी ध्वनि हमको बजट में भी दिखाई देगी। तो देखिए बजट में क्या क्या विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, बजटीय प्रावधान। तो देखिए 24 गैर नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय को 19,100 करोड़ रुपया दिया गया है, जो पिछले साल 10,200 करोड़ रुपए से 86.7% की वार्षिक वृद्धि है, यानी नवीकरण ऊर्जा के महत्व को बढ़ाया गया है। विद्युत मंत्रालय को 20,502 करोड़ रुपया दिया गया है, जो पिछले साल 20,671 करोड़ से लगभग कम ही है। कोयला मंत्रालय को इस साल बजट में 152 करोड़ रुपया दिया गया है, जो लगभग पिछले साल की से अपेक्षा जो है कम ही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 15,930 करोड़ रुपये दिया गया। इसके पहले 41,000 करोड़ दिया गया है, तो 41,000 से 15,930 यानी कहीं ना कहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए भी बजटीय आवंटन में कमी की गई है। नवीकरण जो ऊर्जा मंत्रालय है, इसकी प्रमुख योजनाएं उसमें देखिए जाए, ग्रिड से सौर ऊर्जा योजना के लिए 2023-24 में 4,970 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन है। इस वर्ष जो पिछले साल था 23-24 में, इस वर्ष इसमें 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, यानी लगभग 2 गुना से ज़्यादा सौर ग्रिड को उससे जोड़ने की योजना पर किया गया है। ठीक है, इसमें तीसरे चरण के कार्यक्रम के तहत 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइटें, सौर लैंपों का वितरण और सौर ऊर्जा पैक लगाना शामिल है। यानी हमारे बजट में देखेंगे तो नवीकरण ऊर्जा की तरफ बजट का आवंटन बढ़ता जा रहा है और जो परंपरागत है उसका घटता जा रहा है, और देखा जाए तो ये होना भी चाहिए। कृषि क्षेत्र में डीजल का इस्तेमाल बहुत होता है, उसको रोकने के लिए सरकार की योजना है कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें सोलर जो है मोटर और पैनल दिया जाता है। उसके लिए जो है पिछले साल 1996 करोड़ था, हालांकि इस बार बजटीय आवंटन कम हो गया है, क्योंकि सरकार की एक और योजना चल ही रही है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसको लेकर जो है काफ़ी उसमें आया है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक महत्वपूर्ण है, इसके लिए जो है 2024-25 में उच्च आवंटन 2023-24 में 2,097 करोड़ रुपए के मुकाबले 600 करोड़, यानी इसमें भी दूना कर दिया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना है, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये बजटीय आवंटन है। भारत के ऊर्जा उपयोग की वर्तमान स्थिति को हम देखें तो भारत में ऊर्जा उपयोग में 3 अलग तरह की विशेषताएं हैं। क्या? कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में बायोमास का अधिक उपयोग होता है, यानी उसमें जो पेट्रोलियम और कोयला ईंधन और पेट्रोलियम के आयात की प्रधानता है, और बिजली उत्पादन के लिए घरेलू कोयले का उपयोग किया जाता है। ये 3 प्रमुख विशेषताएं भारत के विद्युत उत्पादन का है। इसमें देखिए परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग, जिसमें से हम 85% आयात की है, इसकी विविधतापूर्ण उपस्थिति है, जो तेल की कीमतों में अस्थिरता और प्राकृतिक गैस तक सीमित पहुंच को देखते हुए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यानी पेट्रोलियम पर जो आयात पर निर्भरता है वो हमारे लिए एक चुनौती के रूप में है। कुल बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 70% है, ये भी एक चुनौती है। कोयला स्टील, लोहा, सीमेंट, कागज आदि जैसे उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कोयला हमारे ऊर्जा ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी COP28 जो पिछले साल हुआ था, उसमें सारे दबाव के बावजूद भी अमेरिका और चीन के भारत ने कोयले को लेकर कोई और समझौता होने नहीं दिया। बिजली मंत्रालय के अनुसार जून 2024 में भारत का विद्युत का 54.5% हिस्सा कोयला, गैस और डीजल जैसे खनिज क्षेत्रों से आता है। यानी अभी भी 24 में भी, तो जून 2024 में भी पेट्रोलियम और जो है आप कह सकते हो कि बायोमास एनर्जी जिसे कहा जाता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। गैर गणित स्रोतों से हिस्सा जो है 45.5% है, जिसमें परमाणु ऊर्जा 1.8% है। नवीकरण ऊर्जा चरणबद्ध तरीके से लागू है। गैर जीवाश्म बिजली क्षमता अप्रैल 2014 के 32% से बढ़कर 2024 में
5% हो गई है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पेरिस समझौते में भारत ने अपने लिए लक्ष्य रखा था कि हम 2030 तक 40% गैर जीवाश्म से करेंगे और साथ ही में 2.5 से 3 अरब टन का जो है कार्बन सिंक तैयार करेंगे। तो उसमें से एक तो 40% से बहुत पहले हमने जून 2024 में ही प्राप्त कर ली, हमारा 45.3 पे है, कार्बन सिंक पे काम करने की जरूरत है। नवीकरण ऊर्जा की नीतिगत पहले, यानी नवीकरण ऊर्जा के लेकर बजट में क्या क्या किया गया है, तो देखिए पीएम सूर्य घर बिजली योजना है, इसे फरवरी 2024 में ही शुरू किया गया था और 75,021 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ ये शुरू की गई है। इसका लक्ष्य 30 गीगावाट या 30,000 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है और 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड से इससे कम होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, यानी जो समुद्र तट से जो पवन आता है, इसके लिए भी सरकार ने नीति शुरू की है और इसकी क्षमता का अवैध दोहन करने का इसमें ध्यान दिया गया है। हरित हाइड्रोजन मिशन, तो देखिए कठिन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को कम करना मुश्किल है, वहाँ पे हरित हाइड्रोजन के महत्व को रेखांकित किया गया है और हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्राप्त करना है। यह योजना इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। देखिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइजर की समस्या नहीं है, लेकिन अभी एक जो है किलो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन अगर तैयार करेंगे इलेक्ट्रोलाइजर से और पानी से, तो उसके लिए 30 यूनिट बिजली चाहिए और हमारे पास सस्ती बिजली, अगर 2 रुपये भी लेंगे, जबकि अभी जो बिजली की कीमत है वो 5 रुपये, तो 150 रुपये किलो हाइड्रोजन पड़ रहा है। तो हमारा बिजली जितना सस्ता हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन उतना वायबल हो जाएगा। ठीक है, छोटे और मॉडुलर परमाणु रिएक्टर पे बल है, जो 30 से 300 मेगावाट क्षमता की जो परमाणु रिएक्टर है, सरकार अपने लिए भी ज़रूरी समझ रही है कि जहाँ पे कोयला आदि है या सोलर है, वहाँ सोलर पावर प्लांट है, वहाँ भी लगाया जाए और इससे दुनिया के भी जो छोटे देशों में वहाँ पे भी निर्यात करने पर बल है। अक्षय ऊर्जा भंडारण समाधान, अभी तक जो नवीकरण ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इंटरऑपरेबिलिटी, कि हर समय एक लगातार ऊर्जा नहीं रहती है, इसको लेकर भंडारण सुविधा को इसमें अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही में स्वच्छ कोयले की पहल, कोयला हमारे लिए ज़रूरत है, अभी है, अगले 20-30 साल तक रहेगा। ऐसे में हम उसे स्वच्छता से जितना स्वच्छ तरीके से अपना सकें, उसके लिए ये सारे कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें कोयला गैसीकरण मिशन है, कोयला से गैस बना के फिर उसका उपयोग किया जाए। 2030 तक ऐसे 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। इसके साथ साथ कोयला आधारित मीथेन गैस निकालने की बात की जा रही है, CCTS कोयला कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि बहुत खर्चीली प्रणाली है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक उपयोग करके जो है कोयला पावर प्लांट बनाने का स्वदेशी है कि बड़े पावर प्लांट बनाया जाए, जिसमें से कम जो है कोयले से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। और इसी तरह से 800 मेगावाट का एक व्यावसायिक संयंत्र स्थापित करने की योजना NTPC और BHEL की संयुक्त योजना है। ऊर्जा सुरक्षा के समझ चुनौतियां, देखिए भारत के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नवीकरण ऊर्जा है, उसकी चुनौती है क्योंकि नवीकरण ऊर्जा को लिए ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या होती है। साथ ही साथ हम इसको अगर यूज करेंगे, नवीकरण ऊर्जा की जगह हम स्वच्छ ईंधन लेंगे तो भूमि पानी तो ज़रूरत है, उसके लिए जो बैटरी भंडारण और जो प्रौद्योगिकी है, जैसे सोलर पैनल है या बैटरी है, इसकी ज़्यादातर निर्भरता हम आयात के लिए हैं। देखिए ग्रेफाइट 80% चीन में है, कोबाल्ट का 70% है, दुर्लभ मृदा चीन में 80% है, लिथियम 55% ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमें नवीकरण ऊर्जा के लिए भी हैवी रूप से जो है आयात पे निर्भर होना पड़ेगा। पेट्रोलियम के लिए है और हम अगर नवीकरण की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें निर्भरता बढ़ी हुई है, ये हमारे लिए एक चुनौती है। साथ ही साथ ऐसे में हमारे लिए है कि देखा जाए कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमें अल्प अवधि से मध्यम अवधि के लिए काम करना पड़ेगा। हमें इस तरह की चीज़ें अपनानी है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम पेट्रोलियम के आयात को तो कम करने लगे, लेकिन हम सोलर पैनल और उस तरह से करके हमारी आयात और ज़्यादा बढ़ जाए। और ये चुनौती है, इसके लिए सरकार घरेलू स्तर पर भी प्रयास कर रहा है। और देखा जाए तो इसमें विविधीकरण, यानी देखिए गैर जीवाश्म ईंधन के साथ साथ परमाणु, जैव ईंधन, हाइड्रोजन के साथ और पहलू को मिला के भारत अपनी इस ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आज क्या पूरे इस योजना के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट अंक में मिलते हैं। नमस्कार।